प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है भारतीय संस्कृति में विभिन्नता में एकता और संस्कृति की मौलिक आधारभूत एकता के सिद्धांत के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भारतीय संस्कृति का अर्थ और उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया है और इसी कड़ी में हम आज भारत एक विशाल देश होते हुए भी विभिन्नता धारण किए हुए एकता के सूत्र में कैसे बंधा है इसका अध्ययन करेंगे। भारत विशाल देश होने के कारण अनेक प्रकार की प्राकृतिक, भौगोलिक एवं सामाजिक विविधता देखने को मिलती है। देश के विभिन्न भागों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, तथापि भारतीय जनजीवन में एक मौलिक एवं आधारभूत एकता विद्यमान है। एकता का मूल स्रोत भारतीय संस्कृति है। विभिन्नता में एकता भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, जब से सभ्यता का सूर्य उदित हुआ है तभी से भारत के मस्तिष्क पर एकता की भावना ने अधिकार कर लिया है। यह मौलिक एकता किसी प्रकार बाहर से थोपी गई वस्तु नहीं है, बल्कि ये आंतरिक एकता है और यह भारत की आत्मा में समाई हुई है। भारतीय विचारकों ने बहुत प्राचीन काल से ही भारत की आधारभूत एकता की कल्पना की थी। उन्होंने जीवन व उसकी समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण एवं सार्वभौमिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक आदर्शों की स्थापना की थी। हम भारत के इतिहास का भली भांति ध्यानपूर्वक तथा गहराई से अध्ययन करें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत की विभिन्नता में मौलिक एकता गहरी विद्यमान है। भारत की मौलिक एकता का वर्णन हम निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार कर सकते हैं, जिसमें पहला बिंदु है भौगोलिक एकता, दूसरा है राजनीतिक एकता, तीसरा है सांस्कृतिक एकता और फिर सामाजिक एकता। इस प्रकार हम इन बिंदुओं के तहत भारत की एकता के सिद्धांत को हम जान सकेंगे। तो पहले बिंदु यानी पॉइंट के अंतर्गत भौगोलिक एकता के बारे में हम ज्ञात करते हैं तो भारत में अनेक प्रकार के भूखंड, जलवायु, जीव जंतु एवं वनस्पतियां हैं, तथापि प्रकृति ने इसे एकीकृत देश बनाया है। इसके उत्तर में दुर्गम हिमालय तथा दक्षिण में समुद्र की जल सीमा से इसे घेर रखा है। प्रकृति ने इसे एक भौगोलिक इकाई बनाया है जो देश के आंतरिक विभाजन को ढक लेती है। अतः जो भौगोलिक अनेक रूपता हमें दिखाई पड़ती है उसमें एक ऐसी मौलिक एकता है जिससे हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जीवन को एक सूत्र में बांध रखा है। वी स्मिथ जैसे आलोचक इतिहासकारों ने भी यह माना है कि भारत निसंदेह एक स्वतंत्र भौगोलिक इकाई है जिसका एक नाम होना सर्वथा उचित है। सभी भौगोलिक विशारद ये मानते हैं कि अनेक भौगोलिक विषमताओं के होते हुए भी अनेक लक्षण भारत को अन्य समीपवर्ती देशों से स्पष्टतया विभक्त कर देते हैं। भारतीयों को प्राचीन काल से ही इस भौगोलिक एकता का ज्ञान है। जिस समय से आर्य सभ्यता सारे देश में फैल गई तभी से इस भौगोलिक एकता के ज्ञान के चिन्ह हमारे धार्मिक और लौकिक साहित्य में मिलते हैं। भारत की भौगोलिक एकता विष्णु पुराण में भी स्पष्ट रूप से लक्षित होती है, जिस पर एक श्लोक हमें मिलता है कि उत्तरीयत समुद्रस्य हिमाद्रच्छ दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो देश है वह भारत नाम का एक देश है जहाँ राजा भरत के वंशज रहते हैं।
भारत की भौगोलिक एकता के विषय में सर हर्बर्ट रिजले ने लिखा है कि भारत में दर्शक को भौतिक क्षेत्र में और सामाजिक रूप में भाषा, आचार और धर्म की जो विविधता दिखाई देती है, उसकी तह से हिमालय से कन्याकुमारी तक एक आंतरिक एकता है। अतः तीसरी चौथी शताब्दी से निसंदेह भारत के मनीषी देश की भौगोलिक एकता से पूर्ण रूप से अवगत थे। इसके प्रमाण स्वरूप सभी देशों और विदेशी लोग इसे एक ही नाम देते हैं। इस प्रकार R.C. मजूमदार इस संबंध में लिखते हैं कि भारत की मौलिक एकता का आभास हमें इससे ही हो जाता है कि इसका नाम भारतवर्ष अथवा भारत की भूमि महाकाव्यों पुराणों में इस संपूर्ण देश को दिया गया है तथा इसके निवासियों को भारत की संतति अथवा भरत के वंशज कहा गया है। अगले बिंदु के अंतर्गत हम राजनीतिक एकता के बारे में पढ़ेंगे। कुछ विद्वानों का मत है कि यह देश केवल अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ही एक सूत्र में बंध सका। इससे पूर्व नहीं। यह कथन ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं है और वो ऐसा कहने वाले भारत के आलोचक है। यद्यपि प्राचीन काल में देश की विशालता और यातायात के सुगम साधनों के अभाव में पूर्ण राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो सकी, परंतु प्राचीन भारतवासी देश में राजनीतिक एकता और केंद्रीकरण के आदर्श संस्थाओं से भली भांति परिचित थे। राजाओं की मनोकामना दिग्विजय करके चक्रवर्ती सम्राट बनने की होती थी। महत्वाकांक्षी नरेश अपने साम्राज्य का विस्तार करके अपनी सार्वभौमिक प्रतिष्ठा के लिए राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि करते थे। इसी प्रकार मगध के अजातशत्रु, मौर्य, आंध्र, गुप्त सम्राटों ने राजनीतिक एकता की परंपरा बनाए रखी। मध्य युग में अनेक राजाओं ने भारत को एकता की दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने सारे साम्राज्य का शासन संचालन केंद्र से किया। इस प्रकार आधुनिक भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत राजनीतिक एकता अधिक सुदृढ़ हो गई थी। इसी एकता और राष्ट्रीय भावना के आधार पर विभिन्न प्रांतों के निवासियों ने संगठित होकर देश के राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो एक सी शासन व्यवस्था, कानून और संविधान के द्वारा यह राजनीतिक एकता अधिक सुदृढ़ हो गई। आज भारत बहुदलीय राजनीतिक देश है, लेकिन जब संकट आए भारत पे तो सभी राजनीतिक दल एकता की बात करते हैं, भारत के हित की बात करते हैं, अपने स्वार्थों को परे धकेल कर भारत की अखंडता को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो। लेकिन जब देश की बात आए तो सब दल एक हो जाते हैं। सांस्कृतिक एकता यानी भारतीय संस्कृति केवल राष्ट्रीयता के संकीर्ण दायरे में सीमित नहीं है, वरन विश्व बंधुत्व की भावना में अकाट्य विश्वास करती है। अर्थवेद के पृथ्वी सूक्त में कहा गया है, यह पृथ्वी मेरी माता है, मैं इसका पुत्र हूँ। इस उद्घोष को विश्व का प्रथम राष्ट्रगीत कह सकते हैं। विभिन्न धर्मावलंबियों व जातियों के होने पर भी भारत की सांस्कृतिक एकता प्राचीन काल से रही है। भारतीय संस्कृति विविध संप्रदायों एवं जातियों के आचार विचार, विश्वास और आध्यात्मिक साधना का समन्वय है। यह संस्कृति वैदिक, बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम और आधुनिक संस्कृतियों का सम्मिश्रण है। भारत के अनेक धार्मिक संप्रदायों के दार्शनिक और नैतिक सिद्धांत में मूलभूत एकता है। एकेश्वरवाद, आत्मा का अमरत्व, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, निर्वाण, भक्ति, योग, बौद्धिस्त्व और तीर्थंकर आदि प्राय सभी धर्मों की निधि है। धार्मिक कर्मकांड और संस्कारों में भी कुछ समानता है। यम, नियम, शील, तप और सदाचार पर भी सभी संप्रदाय एक है। सभी संप्रदायों के तीर्थ स्थान, पवित्र नदियाँ, पवित्र संपूर्ण भारत में ये पर्वत फैले हुए हैं। यही सांस्कृतिक एकता एवं अखंडता का सबल प्रमाण है। भारत की समस्त भाषाओं के साहित्य में
आधारभूत एकता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। भारतीय साहित्य कला का उद्गम सभी प्रांतों में एक ही रहा है। यथा धार्मिक भावना, नैतिक भावना, रहस्यानुभूति एवं प्रतीकात्मक आदि। A.L. श्रीवास्तव यानी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का कथन है कि सभी साहित्यों का जीवन दर्शन एक सा है, कल्पना की उड़ान एक सी है, अलंकार एक से है और आत्मा की पुकार एक सी है। यानी मानव का कल्याण ही सभी आत्माओं का सार है। भारत की सांस्कृतिक साहित्य एकता के साथ ही भारत की कला में भी आधारभूत एकता दृष्टित होती है। कला के स्मारकों में प्रांतीय विशेषता होते हुए भी स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला और रंगमंच में भारत की झलक दिखलाई पड़ती है। अजंता, एलोरा, बाग आदि के चैत्य विहार, सारनाथ, सांची, भरहूत, अमरावती आदि स्थानों के विहार तथा स्तूप ये प्रमाणित करते हैं कि किस प्रकार एक ही धार्मिक भावना ने देश को एक सूत्र में बांध दिया। भारतीय एकता में सांस्कृतिक, जिसमें संस्कृत भाषा एवं साहित्य का योगदान, संस्कृत भाषा तथा साहित्य भारतीय एकता की सांस्कृतिक चेतना के निर्माण का प्रबल माध्यम रहा है। देव भाषा संस्कृत में रचित वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता आदि ग्रंथ यहाँ के जीवन के अंग रहे हैं। भारतीय जनमानस सभ्यता के निर्माण के साथ ही इस अलौकिक साहित्यिक निधि से आलोकित होता रहा है। इस प्रकार भारत के लगभग सभी संप्रदायों में प्राचीन काल से ही संस्कृत भाषा को अपनाया था। भारत में सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान संस्कृत भाषा के माध्यम से हुआ। यद्यपि प्रारंभिक जैन एवं बौद्ध धर्मावलंबियों ने क्रमशः प्राकृत और पाली भाषा को महत्व दिया, उस भाषा से उपदेश दिए और मुख्य माध्यम था, लेकिन संस्कार एवं प्रचार की दृष्टि से इन्हें भी बाद में संस्कृत भाषा को अपनाना पड़ा। राजनीतिक अध्ययन एवं शास्त्र तंत्र में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था और जो उस समय तत्कालीन शासन व्यवस्था थी उसमें भी संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। अतः अंतर प्रांतीय उपयोग की भाषा थी। देश की विविध भाषाओं हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, पंजाबी आदि का मूल स्रोत संस्कृत ही रहा है। दक्षिण की तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषाओं का भी संस्कृत का माध्यम रहा है। इस प्रकार संस्कृत ने प्रांत, जाति, संप्रदाय और बोली आदि का अतिक्रमण कर भारतीयों को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधने में महान योगदान दिया है। भाषाई एकता के विषय में प्रसिद्ध विद्वान महचंद महाजन का कथन है, भारत में रहने वाले सभी लोगों की संस्कृति एक समान विरासत रही है। विद्वान इसी के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। यद्यपि भारत में प्राचीन काल में आर्य, द्रविड़, सीरियन, हूण, तुर्क, पठान, मंगोल आदि जातियों का प्रवेश हुआ, किंतु उनमें से अधिकांश समाज में इसी घुल-मिल गई है कि उसका अस्तित्व ही नहीं रहा, यानी वो यहाँ संपूर्ण संस्कृति में रस बस गए। जो एक तो जैसे ये बाहरी जातियाँ थी, हूण, कुषाण, इन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना लिया। विभिन्न क्षेत्रों में विवाह, खान पान, शिष्टाचार, मनोरंजन, आमोद प्रमोद, पर्व, उत्सव, मेले इत्यादि में देश में काफ़ी समानता दिखाई देती है। इस एकता के विषय में सर यदुनाथ सरकार ने लिखा है, उन विदेशी जातियों में जो दीर्घकाल से भारत में रह चुकी है, जिन्होंने एक सा अन्न खाया है, एक ही जलधारा का पानी पिया है, एक ही सूर्य से प्रकाश ग्रहण किया है और दैनिक जीवन में एक से नियमों का पालन किया है, उनकी शारीरिक बनावट एवं दिनचर्या जीवनचर्या में भारी समन्वय हुआ है। अब इसका अगर हम सारांश देखें तो भारतीय जीवन की
ऊपर से दिखाई देने वाली विविधता भारतीय संस्कृति की मौलिक एकता है तथा संस्कृति की समृद्धि की सूचक है। विस्तार में महान रीति रिवाजों में विभिन्नता होते हुए भी भारत में एक मौलिक एकता रही है। प्राचीन भारत का इतिहास लिखते हुए जहाँ हम उस धर्म, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और सामाजिक संगठन के विकास का विवेचन करते हैं तो सारे भारत में समान रूप से विकसित हुए। वहाँ साथ ही हम उस प्रयत्न का भी प्रदर्शन करते हैं जो इस देश में राजनीतिक एकता की स्थापना के लिए निरंतर जारी है। यही कारण है कि हम भारत का एकीकृत इतिहास लिखने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में विभिन्नता होते हुए भी संपूर्ण देश आज एकता के इस सूत्र में, एकता की इस माला में बंधा हुआ है। ये हमारी अटूट संस्कृति का अक्षुण्ण हिस्सा है।